Assalamu alaikum, dear students. Uh, from today, we are going to start the very first chapter of second year biology. और सेकंड ईयर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। मींस इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि इसकी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी जहाँ तक ग्रेड 12 की लेवल तक है उनको भी डिटेल में डिस्कस करें। तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक टर्म आ जाता है और उस टर्म को कहा जाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन और ये टर्म रिस्पायरेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि रिस्पायरेशन है क्या, लेकिन अब यहाँ पर आके हम इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इसकी मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन करने की वजह ये है क्योंकि अब ये थोड़ा सा हायर लेवल है और जब हम हायर लेवल की तरफ चले जाते हैं तो तब इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन को डिफाइन करते हैं और डिफाइन इन वेरी सिंपल वर्ड, रिस्पायरेशन इज द breakdown of respiratory fuels to release energy, वेरी सिंपल डिफिनीशन। रिस्पायरेशन को डिफाइन करने के लिए हम इन सिंपल वर्ड्स द ब्रेकडाउन ऑफ रिस्पायरेटरी फ्यूल्स टू रिलीज एनर्जी मींस रिस्पायरेटरी फ्यूल्स की ब्रेकडाउन वो इसलिए हो जाती है कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी बॉडी को मिल जाती है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिस्पायरेटरी फ्यूल्स एक्चुअली है क्या। तो रिस्पायरेटरी फ्यूल्स में जो मेन चीज़ है जिस पर हम फोकस करने जा रहे हैं वो है ग्लूकोज। तो हम इसको इन अदर वर्ड इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू रिलीज एनर्जी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन और उनसे बॉडी को एनर्जी मिलना, इसे कहते हैं रिस्पायरेशन। अब हम इस रिस्पायरेशन को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। अब उनकी जो दो कैटेगरीज है इनमें एक कैटेगरी है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन, इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन, और जो दूसरी कैटेगरी है वो है डायरेक्ट रिस्पायरेशन। मैंने आपको बताया कि हम अब इन्हें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करने के लिए इनकी जो दो मेन कैटेगरीज है वो है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन और दूसरी है डायरेक्ट रिस्पायरेशन। पहले आ जाते हैं डायरेक्ट रिस्पायरेशन की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्ट रिस्पायरेशन हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में जाके हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। डायरेक्ट रिस्पायरेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता है कि मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये है अमीबा। और अमीबा क्या है? ये एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और मोस्टली ये क्या है, ये इक्वेटिक है, फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है। तो अब ये अमीबा में डायरेक्ट रिस्पायरेशन होती कैसे है? यहां पर ये वाटर से डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेके, इस ऑक्सीजन को लेके ये अमीबा डायरेक्टली दिस ऑक्सीजन को, ये जो ऑक्सीजन ये बाहर से ले जाते हैं और एक्सचेंज कैसे होती है? बॉडी सरफेस के तौर पर, क्योंकि थ्रू बॉडी सरफेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होगी? यहां पर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस। मींस अगर
ये इनटेक ऑफ ऑक्सीजन करते हैं ये अमीबा, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर की तरफ चला जाएगा, मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल होगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। अब जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी और ऑक्सीजन इनकी बॉडी की तरफ अंदर आएगा, तो ये ऑक्सीजन यहां पर आके डायरेक्टली ग्लूकोज के साथ या इनके और जो भी चीजें हैं इनकी जो ये अमीबा खा जाते हैं या थ्रू सूडोपोडिया इसे इंगल्फ कर देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन उनसे मिलकर डायरेक्टली फिर साइटोप्लाज्म में जो रिएक्शन हो जाता है, मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो वो हो जाता है ग्लाइकोलिसिस और फिर इसके बाद क्रिप्साइकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। लेकिन डायरेक्ट अब कैसे है, सिर्फ बॉडी सरफेस ये जो मेम्ब्रेन है सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ यही मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, और जो ऑक्सीजन इस मेम्ब्रेन से पास होके अंदर की तरफ आ जाता है तो ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। अब डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में पहुंच के ये इनकी जो रिस्पायरेटरी फ्यूल्स है इनके साथ मिल जाता है और यहां पर ये सेलुलर रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पायरेशन। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें ये डायरेक्ट रिस्पायरेशन कॉमन होगा, तो इनकी एग्जांपल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इनवर्टेब्रेट्स, और वो इनवर्टेब्रेट्स जिनमें रिस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है, मतलब पोरिफरा, इसके बाद आ जाते हैं सेलेंट्रेट्स, इसके बाद आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थ्स। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें रिस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है, और जिन ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होती है तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ बॉडी का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो एक बैरियर होता है, और यहां से जब ये ऑक्सीजन अंदर चला जाता है तो ये डायरेक्टली सेल में पहुंच जाता है, और जब डायरेक्टली सेल में पहुंच जाता है तो सेलुलर रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पायरेशन। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन की तरफ। पहले इनकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि किन ऑर्गेनिज्म में ये कॉमन होता है। तो इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन इज कॉमन इन हायर एनिमल्स, इट इज कॉमन in higher animals like humans, हायर ऑर्गेनिज्म में कॉमन होता है, और फॉर एग्जांपल ह्यूमंस। अब इसे इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? इनडायरेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है बिटवीन ह्यूमन बॉडी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि यहां पर मैंने ह्यूमन का एग्जांपल लिया है तो इसलिए मैं ह्यूमन को ही तरजीह दूंगा और मेरा फोकस भी ह्यूमन ही रहेगा। दूसरी वजह ये है क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा वो किस पर होगा, वो होगा ह्यूमन पर। तो कैसे हो जाता है ये, इसे इनडायरेक्ट क्यों कहा जाता है? इनडायरेक्ट इसे इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है कि हम जब एयर को इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन विद अदर गैसेस इनहेल कर देते हैं, और जब हम एक्सहेलेशन कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड विद अदर गैसेस वो एक्सहेल हो जाता है। तो सबसे पहले एक्सचेंज कहां पे होता है? बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। फिर जो एयर हमने इनहेल किया हुआ है तो वो एयर थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि इनमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इस कंडक्टिंग जोन में। उस ट्रैक्ट के जरिए ये वही एयर पहुंच जाता है लंग्स में, और जब लंग्स में पहुंच जाता है तो लंग्स के बाद ये चला जाता है वहां पर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में, उसे कहा जाता है अल्वियोलाई। और फिर जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस यही ऑक्सीजन अल्वियोलाई से डिफ्यूज होके ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके वो आ जाता है लंग्स में। फिर यही ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके चला जाता है बॉडी सेल की तरफ, और फिर ब्लड से यही ऑक्सीजन डिफ्यूज होके बॉडी सेल में चला जाता है। तो ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन डिफरेंट फेजेस से, डिफरेंट स्टेप से, डिफरेंट पाथवे से पास होकर सेल में पहुंच जाता है, तो इसलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। ऐसा नहीं होता कि हमारे किसी सेल्स में फॉर एग्जांपल ब्रेन सेल में ऑक्सीजन डायरेक्टली यहां से आके सर की जो स्किन का जो मेम्ब्रेन है यहां से पेनिट्रेट होके चला जाता है ब्रेन
पेंसिल में तो ऐसा नहीं होता। इनके लिए एक मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म के थ्रू ये ऑक्सीजन पहुंच जाता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। अब इस इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। दिस इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। इनके जो दो कैटेगरीज है, इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन के जो दो कैटेगरीज है, वो दो कैटेगरीज क्या है? तो एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरी है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरी जो कैटेगरी है वो है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। अब आ जाते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ। और जब हम एरोबिक रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे तो जितने भी स्टेप्स हैं उन सारे स्टेप्स को हम यहां पर शॉर्टली इसलिए मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स में बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ग्लाइकोलाइसिस आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, लिंक रिएक्शन आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, फिर क्रेब्स साइकिल आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वहां पर बहुत डिटेल में है, और साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, वो सारे फेजेस यहां पर मैं शॉर्टली डिस्कस करूंगा। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या हो जाता है? ये रिस्पायरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कौन कौन से स्टेप्स है? तो इनका जो सबसे पहला स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का, वो है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। और यहां से एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आप लोगों को क्लियर कर दो। ग्लाइकोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में डिटेल में कि इनके किसी भी स्टेप में, ये 10 स्टेप रिएक्शन है और किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है। ग्लाइकोलिसिस ये 10 स्टेप रिएक्शन है और इनकी किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन यूज नहीं हुआ है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि एरोबिक रिस्पायरेशन इज दैट टाइप ऑफ रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस या व्हिच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लाइकोलिसिस के किसी भी फेज में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुआ है, सो ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ इज एनारोबिक। अब ग्लाइकोलिसिस इटसेल्फ कौन सा स्टेप है? तो ग्लाइकोलिसिस है एनारोबिक, लेकिन ये कॉमन स्टेप है बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में। ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन है ये इटसेल्फ क्या? तो इटसेल्फ ग्लाइकोलिसिस इज एनारोबिक स्टेप। इनमें होता क्या है? ग्लाइकोलिसिस में होता है कि यहां पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। ग्लूकोज is broken down into pyruvic acid। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है पायरुविक एसिड। तो मींस 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। अब इन ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं? तो इनमें होते हैं 6 नंबर ऑफ कार्बन। जब इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इनसे बन जाता है पायरुविक एसिड, तो ईच मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड कंटेन 3 कार्बन। सो इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? तो द आंसर इज 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होगा? द नेक्स्ट स्टेप इज द लिंक रिएक्शन। जो अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 2, वो होता है लिंक्ड रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता है? यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। दिस पायरुविक एसिड इज चेंज इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहां पर हो क्या जाता है? पायरुविक एसिड कितने हैं? 2। जब 2 पायरुविक एसिड है तो इनसे कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे? 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे। तो यहां से 2CO2 रिमूव हो जाते हैं। जब 2CO2 रिमूव हुए तो मतलब ये हुआ कि यहां पर 2 एसिटाइल को ए बनेंगे। जब 2 एसिटाइल को ए बनेंगे और पायरुविक एसिड को मैंने आपको बताया कि इनमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 3।
जब ईच पायरुविक एसिड से एक एक कार्बन रिमूव हुआ तो ईच एसिटाइल को ए इज कंटेनिंग 2 कार्बन। हर एसिटाइल को ए में फिर कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक कार्बन एक पायरुविक एसिड से, एक कार्बन दूसरी पायरुविक एसिड से रिमूव हुआ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर एसिटाइल को ए में कितने कार्बन रह गए? 2 कार्बन। ईच एसिटाइल को ए कंटेन 2 कार्बन, और एसिटाइल को ए यहां पर कितने होंगे? 2 एसिटाइल को ए होंगे, क्योंकि पायरुविक एसिड कितने थे? 2। अब जो तीसरा स्टेप है वो फिर है क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स साइकिल which is also called TCA cycle, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि each and every component of this cycle contain 3 carboxylic group, that's why it is called TCA cycle। तो फिर क्या हो जाता है, यही एसिटाइल को कंबाइन होके विद ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और एक साइक्लिक रिएक्शन हो जाता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट साइक्लिक रिएक्शन क्या क्या बन जाते हैं? तो बन जाते हैं, रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ जीटीपी, एटीपी नहीं, क्रिप्स साइकिल में बन जाता है जीटीपी, और इसके साथ साथ जीटीपी के साथ साथ एफएडी और एनएडीपीएच, एफएडीपीएच एंड एनएडीपीएच या एनएडी एफएडी सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं, वो बन जाती है। फिर अगला स्टेप क्या होता है? तो अगला स्टेप फिर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिएक्शन होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ये हो जाता है साइटोप्लाज्म में। ये जो रिएक्शन होता है ये लिंक रिएक्शन है, तो ये साइटोप्लाज्म है से एंटर होके अंदर आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। लिंक रिएक्शन साइटोप्लाज्म से स्टार्ट होके कहां तक चला जाता है? टुवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर क्रिप्स साइकिल टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और अब जो अगला फेज है, द लास्ट वन फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन। और ये मैं सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं, और डिटेल के लिए आप लोग फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 4 से ये पढ़ सकते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और इसे वहां से रिवाइज करें। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप फर्स्ट ईयर की जो वीडियोस हैं मेरे, उनसे अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। क्रिप्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगला और लास्ट फेज है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है क्या? द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एनएडी एंड एफएडी। एनएडी और एफएडी से किस तरह एटीपी बन जाती है, एटीपी की फॉर्मेशन कैसे होती है एनएडी और एफएडी से, तो वो जिस फेज में होती है उस फेज को कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और जब यहां पर ये फेज हो जाता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन से, जो कि यहां से शुरू हुआ यहां पे खत्म हुआ, 36 समटाइम 38 एटीपी बन जाती है। नंबर ऑफ एटीपी पर कितनी होती है? 36, मोस्टली समटाइम 38। अब ये 36 और 38 वाला कंसेप्ट जो है ये भी आप लोग फर्स्ट ईयर से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर इनके लिए 2 पाथवे हैं, और उस 2 मुख्तलिफ पाथवे से जब ये एनएडी और एफएडी एंटर हो जाते हैं, खासकर जो साइटोप्लाज्म में बने हुए होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो इनके लिए 2 पाथवे हैं, और जो 2 मुख्तलिफ पाथवे हैं इनसे फिर नंबर ऑफ एटीपी जो है वो उन 2 पाथवे पर डिपेंड करता है। समटाइम 36 और समटाइम 38 एटीपी बन जाती है। तो ये हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन कहां पे? इनडायरेक्ट रिस्पायरेशन। तो ये कॉमन किस में? ह्यूमन में। अगला जो फेज है वो है इनएरोबिक रिस्पायरेशन। इनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है ये कॉमन होता है कहां पे? तो दिस इनएरोबिक रिस्पायरेशन के जो 2 मेन स्टेप्स है या 2 मेन फेजेस है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड fermentation, and the second one is alcoholic fermentation, lactic acid fermentation and alcoholic fermentation।
बिल्कुल अपोजिट ऑफ एरोबिक। Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, while anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. वो रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो जाती है उसे कहा जाता है एनेरोबिक रिस्पायरेशन। अब इस एनेरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर मैंने दो टर्म्स यूज किए हैं, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया और ह्यूमन मसल सेल्स में कॉमन होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहां कहां पे हो सकता है? तो दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल्स ऑफ ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। मसल सेल्स में क्यों हो जाता है? जब ड्यूरिंग वेरी हेवी एक्सरसाइज, वेरी सीवियर एक्सरसाइज ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, उतनी ऑक्सीजन पहुंच नहीं जाती मसल्स को, तो उस वक्त एनेरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है और एज अ रिजल्ट ऑफ एनेरोबिक रिस्पायरेशन लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है मसल में। तो ये किन किन में कॉमन होता है लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन? इट इज कॉमन इन ह्यूमन मसल सेल्स, और कौन से मसल्स में? स्केलेटल मसल्स में, एंड बैक्टीरिया। जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कॉमन इन यीस्ट, ये एक फंगल स्पीशी है, फंजाई की एक स्पीशी है, और इसमें क्या है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कॉमन है। दिस वन इज कॉमन इन यीस्ट। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू रिगार्डिंग रिस्पायरेशन, और मेनली ये चीज़ें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ी है। यहाँ पर मैंने सिर्फ शॉर्ट इसके ऊपर एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो सके और आप रिकॉल कर सके इन चीज़ों को जो आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स में पढ़े हैं। अगली वीडियो लेक्चर में हम जो रिस्पायरेटरी सरफेसेस है ह्यूमन का, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उनकी प्रॉपर्टीज़, और फिर इस रिस्पायरेशन के स्टेप्स, और फिर इसके बाद एक्चुअल ह्यूमन जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो कि एक्सटर्नली जो विजिबल ऑर्गन है नेजल क्यूटी या नोज, वहाँ से शुरू हो के अल्वियोलाई तक जो कंप्लीट सिस्टम है, उस कंप्लीट सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।